हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम वैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड में काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो बार-बार क्वेश्चन को रिपीट किए जाते हैं। तो उस तरह के हम 30 ऑब्जेक्टिव लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक वॉच ज़रूर करना, ठीक है? अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? तो हमारे पास फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और यहाँ पे बोला गया है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक होता है और काल्पनिक को हम आभासी के भी नाम से जानते हैं। ऑप्शन में काल्पनिक मिले या फिर आभासी मिले, दो में से कोई एक को हमको टिक करना है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे दोनों दिया गया है और आपको दोनों याद भी रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? वक्रता त्रिज्या आर और में क्या संबंध है? तो एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर फॉर्मूला होता है आर बाई टू। एफ क्या है? फोकस दूरी है। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या है। तो एफ बराबर होता है आर बाई टू। इसको एक और फॉर्मूला से याद रख सकते हो। एफ के बट्टे में यदि हम 1 ले लेंगे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? एफ बराबर क्या हो जाएगा? 2 एफ और बराबर में क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। आर बराबर 2 एफ बोले या फिर एफ बराबर आर बाई टू बोले, दोनों को आपको याद रखना। फॉर्मूला को ड्राइव करके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यहाँ पे बोल रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? कांच की सिल्ली का, अवतल दर्पण का, उत्तल लेंस का या फिर प्रिज्म का। तो उस समय हम किसका यूज करते हैं? तो प्रिज्म का यूज करते हैं। प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है तो वे 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है? जिसमें सबसे ऊपर कौन होता है? तो सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे कौन होता है? बैगनी होता है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो कहाँ पे बनता है? और ये क्वेश्चन देखो सकते हो कितना रिपीट किया गया और क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे बनता है? कॉर्निया पे बनता है, परितारिका पे, पुतली पे या फिर रेटिना में। तो कहाँ बनता है? तो रेटिना या दृष्टि पटल, दो में से कोई ऑप्शन में आपको मिल जाए उसको बस आपको टिक कर देना है। रेटिना को ही दृष्टि पटल के भी नाम से जानते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर जो मापता है उस यंत्र को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को हमने कवर करवाया था। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन 4 वर्षों में लगातार पूछा गया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, 1 एचपी अश्वशक्ति बराबर, एचपी का मतलब होता है अश्वशक्ति, कितने के बराबर होता है? तो वो 746 वाट के बराबर होता है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब चलते हैं हम किस पे? क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसका दिशा जो है संकेत करता है, ठीक है? तो किसका संकेत करता है? तो ये देख सकते हो 4 वर्षों में ये क्वेश्चन भी पूछा गया, तो कितना इंपॉर्टेंट है। तो अंगूठा जो है वो बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है? धारा की दिशा नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बल की दिशा ये राइट हो जाएगा, ठीक है? बल की दिशा को इंगित करता है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है या फिर एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है उसको हम एम्पियर के नाम से जानते हैं। एम्पियर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? और ये क्वेश्चन भी हमने पिछले वीडियो में कवर करवाया था। उसका चाल कम से कम रहे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहना चाहिए, ठीक है? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा कौन सा ऊर्जा सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? कौन सा ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं है? तो कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं किया जाता है। तो नाभिकीय ऊर्जा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है हमारे पास और 11 जो है वहाँ है कहाँ से? केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री का हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण में जल्य विलयन को किस अंक के द्वारा दर्शाया जाता है? तो एस के द्वारा किसको दर्शाया जाता है? एस मतलब होता है सॉलिड, मतलब ठोस, ठीक है?
और जी का मतलब क्या होता है, गैस। तो जो द्रव अवस्था में मतलब जलीय विलयन होता है उसको हम एक्वस बोलते हैं और उसको ए और क्यू से लिखा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा एक्वस, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ये क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में हमने कवर करवाया है और आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। जो शुद्ध जल रहेगा उसमें बिजली प्रवाहित नहीं होगा, मतलब वो उदासीन होगा। और उदासीन कब होता है आपको पता है, जब 7 होता है पीएच मान तब। 7 पे उदासीन होता है, 7 से नीचे अम्लीय होता है और 7 से जब ऊपर जाएगा तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि शुद्ध जल कौन होता है, शुद्ध जल में बिजली प्रवाहित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। और रासायनिक सूत्र क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो रासायनिक सूत्र आपको याद करके जाना है जितना भी रासायनिक सूत्र है। तो फिलहाल किसका पूछा गया, व्यंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है, ठीक है। CaOCl2 आपको कहाँ मिल जाएगा, ऑप्शन बी पे यहाँ पे मिल जाएगा। CaOCl2 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास यहाँ पे, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो कि पूछा भी है 2025 में, 23 में, 20 में और 2016 में। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6 होता है, H12 होता है और O6। ये हो जाएगा आपके पास किसका, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो आप देख रहे हो C12 O22 वगैरह किसका है, तो ये हो जाएगा आपके पास चीनी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु का देखो बात किया गया यहाँ पे, धातु का ना कि अधातु का। जब बात करेगा धातु का तो हम वहाँ पे टिक करेंगे पारा को, और जब बात करेगा अधातु को तो वहाँ पे हम टिक करेंगे ब्रोमीन को। ये दोनों क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता दिए और ये इस वर्ष के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। यहाँ से 2 क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते ही रहता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। तो वर्गों की संख्या कितना है, और 18 है, ठीक है। वर्गों की संख्या कितना है, 18 है। तो 18 हमारा यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने पानी को दूधिया कर देता है। तो कौन सा गैस करता है, तो वो करता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो CO2 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर, सॉरी O2 नहीं, O2 नहीं, CO2 ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, तांबा और जिंक के मिश्र धातु को किस नाम से जानते हैं, मतलब क्या कहते हैं, ठीक है। तो तांबा और जिंक का जो मिश्रण होता है तो उसको हम पीतल के नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन उल्टा कर भी पूछा जा सकता है कि पीतल में किस मतलब किस किस तत्व का मिश्रण रहता है, ठीक है। तो पीतल में तांबा भी रहता है और जिंक, दोनों को मिक्स करता है तो पीतल का निर्माण होता है। तो उसको आप याद रखना, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 4 वर्षों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म किसके आवर्त फलन है। तो किसके आवर्त फलन है, परमाणुओं के संख्या के आवर्त के फलन होता है, ठीक है। तो परमाणुओं के द्रव्यमान नहीं, परमाणुओं के संख्या। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, एथाइन, ठीक है। एथाइन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो एथाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एथाइन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो उसमें टोटल 5 सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो 5 आने के ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे, और यहाँ से हमारा बायोलॉजी शुरू हो गया, ठीक है। तो बायोलॉजी का हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हमेशा याद रखना कि हरा होता है। और पिछले वीडियो में हमने कई बार इसको बताया। और क्लोरोफिल में एक तत्व भी पाया था जिसको हम मैग्नीशियम के नाम से जानते हैं, उसका संकेत होता है क्या, संकेत होता है Mg, ठीक है। तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल में ही क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 है हमारे पास, रक्त का थक्का बनने बनने में कौन सा कोशिका सहायक होता है। तो रक्त के थक्का जो बनाता है उसमें कौन सहायक होता है, प्लेटलेट से सहायक होता है। उसको हम रक्त पट्टिकाणु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपको दोनों याद रखना है, यहाँ पे रक्त पट्टिकाणु भी दिया हुआ है और प्लेटलेट्स भी दिया हुआ है।
तो आपको यहाँ पे दोनों याद रखना है, ठीक है। एग्ज़ाम में हो सकता है कोई एक दे, तो यहाँ पे आपको दोनों याद रखना है और एग्ज़ाम में कौन-सा ऑप्शन आ जाए ये हमको भी नहीं पता। तो आपको बस दोनों याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, कूटपात किसमें भोजन पकड़ने का अंग है? तो किसमें है? ये पिछले वीडियो में हमने कवर करवाया था, तो किसका है? वो है अमीबा का, ठीक है। तो यहाँ पे अमीबा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो इंसुलिन के जो कमी से रोग होता है, उस रोग का नाम है क्या? उस रोग का नाम है मधुमेह रोग, ठीक है। तो मधुमेह रोग हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, पत्तियों का मुरझाने पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो एब्सिसिक एसिड के कारण होता है, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है। तो एब्सिसिक अम्ल हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो ये भी पिछले वीडियो में हमने कवर करवाया था। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सी विधि पाई जाती है? तो मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा में क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अपने की ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण को पृथ्वी से सुरक्षा प्रदान करती है? तो किससे? परावैंगनी किरण से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। तो परावैंगनी किरण हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं किस पे? 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जोड़ी में यहाँ पे देखो पूछा गया है। जब जोड़ी का बात करें तो वहाँ पे हमको 23 टिक करना है, ठीक है। जब जोड़ी का बात करें तो 23 टिक करना है और जब संख्या में पूछे तो वहाँ पे 46 यानी कि 46, ठीक है। 23 दूनी 46 46 हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, एंड्रोजन निम्नलिखित में से है? तो मतलब निम्नलिखित में से क्या है? नर हार्मोन है या फिर पाचक रस है, मादा हार्मोन है या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन होता है? नर का या फिर नारी का? तो ये नर का हार्मोन होता है, ठीक है। तो ये क्या है? नर हार्मोन है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा नर हार्मोन, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास यहाँ पे, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो मिट्टी को चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो वृक्ष के बारे में उन आंदोलन में बताया गया है। चिपको आंदोलन में क्या हुआ था? जब बहुत सारे लोग जहाँ पे एक जगह पे रहते थे तो वहाँ पे सरकारी लोग क्या हुए? पेड़ काटने के लिए आए थे। तो वहाँ के जो वासी थे उनको पेड़ काटने से मना करने के बावजूद भी वो लोग पेड़ काटने से नहीं रुके। तो वहाँ के जो वासी थे पेड़ से चिपक गए थे कि यदि आपको पेड़ काटना है तो पेड़ से पहले हमें काटना होगा, उसके बाद आप पेड़ काट सकते हैं। तो इस तरह से आंदोलन चलाया गया था और उस आंदोलन का जो मुख्य नेता था उसका नाम क्या था? सुंदरलाल बहुगुणा। और ये भी आपको याद रखना है। और ये जो आंदोलन था वृक्ष से संबंधित था, मतलब वृक्ष के बचाव के लिए चलाया गया था, ठीक है। तो इसमें हम टोटल कितना ऑब्जेक्टिव किए हैं? टोटल के टोटल 30 ऑब्जेक्टिव किए हैं, जो कि कई वर्षों में पूछा गया है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन था। तो वीडियो को शुरू से लेकर दी लास्ट तक वॉच किए होंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा। और इसमें जो भी क्वेश्चन आप जानते थे और जो नहीं जानते थे उनको आपको याद कर लेना है, और जो जानते थे उसका आपका रिवीजन हो गया। और आप 30 में से कितना क्वेश्चन सही किए ये आपको लास्ट में कमेंट में बता देना है, ठीक है। और जो भी आपको डाउट है उसको भी आप पूछ सकते हो, बेझिझक कमेंट कर सकते हो। तो अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।